नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मथुरा के सामने ये बड़ी खबर आई है मथुरा से, जहां कोरोना की गाइडलाइंस अब कड़ी कर दी गई हैं। बांके बिहारी मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा और साथ ही अक्षय तृतीया पर वन वे व्यवस्था भी लागू रहेगी। अब श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर ये फैसला लिया गया है। साथ ही बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को दर्शन के लिए न आने की अपील भी की गई है। मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर तमाम नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और एक बार फिर से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी के साथ ही बड़े बुजुर्ग और बच्चों को मंदिर न आने की भी अपील की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर ये फैसला लिया गया है, जिसके चलते बीमार, बुजुर्ग और बच्चों के दर्शन न आने की अपील उनसे की जा रही है। साथ ही मंदिर में अब बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। मथुरा में कोरोना की ये नई गाइडलाइंस को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बांके बिहारी मंदिर में ये गाइडलाइंस कड़ी की गई है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि घर में ही रहें और खतरे को देखते हुए बुजुर्गों और बीमार लोगों को, साथ ही बच्चों को भी मंदिर न आने की अपील की गई। साथ ही अक्षय तृतीया के मौके पर वन वे व्यवस्था भी लागू रहने की बात कही गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर उम्मीद जताई है कि वो नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण वाली सरकारों में कथित तौर पर इस पर कठोरता से जोर दिया जा रहा है। पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में कहा है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां पर बलि के विधि पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, बल्कि संविधान भी है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व लोक सेवकों के रूप में आमतौर पर खुद को इतने तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तेज गति से हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार संवैधानिक इमारतों को नष्ट किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपना गुस्सा और पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर करता है। और उत्तर प्रदेश के स्थित आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से जगत गुरु परमाचार्य को कथित तौर पर धक्के मारकर बाहर निकालने का मामला सामने आया है। इसके अलावा पुलिस ने उनके शिष्य को भी वहां से बाहर निकाल दिया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को अयोध्या से आगरा आए थे वो और यहां पर ताजमहल में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से पुलिस ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। तो वहीं जगत गुरु ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया है। हालांकि जगत गुरु परमहंसाचार्य ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। भगवा पर आपत्ति क्यों है? अगर भगवा पर आपत्ति है तो संज्ञान में लिया जाना चाहिए और धर्म दंड रोकने पर भी लिया जाना चाहिए। जगत गुरु ने आगे कहा कि ये दुखद है और भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सनातन संस्कृति और भगवा का मजाक बनाया गया है वह यहाँ अच्छा नहीं था और हम आम लोगों को भी देखकर बुरा लग रहा था। वो लोगों को अभी यही मानना था कि ये बहुत गलत हुआ है। साथ ही दूसरी ओर एएसआई के आर पटेल ने कहा है कि इस घटना की जानकारी उनके पास आ चुकी है और अब स्थानीय पत्रकार ने मुझे जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि एएसआई के द्वारा पश्चिमी गेट पर कुछ बात हुई, जिसके बाद वहां के सभी कर्मचारियों से संपर्क किया गया है, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया है। बाद में ये पता चला कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हीं के साथ ये घटना हुई है। एएसआई के किसी कर्मचारी ने इसकी जानकारी नहीं है और वो इस वक्त वहां पहुंचकर एक बार फिर से सबसे बात करेंगे और क्या कुछ घटना हुई उसकी भी जांच की जाएगी। इसके बाद ही इस मामले को पूरी तरह से कोई टिप्पणी कर सकेंगे। और महाराष्ट्र में चल रही हनुमान चालीसा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही नवनीत राणा और उसके पति रवि राणा जेल में हो, लेकिन इस विवाद में जुबानी जंग अभी भी जारी है और अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रहा है। मंगलवार को जहां बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शिवसेना पर जमकर हमला किया, तो वहीं बुधवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय और इसी के जरिए उन्होंने बीजेपी और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर खूब निशाना साधा। शिवसेना ने किरीट को बीजेपी की नचनियता कह दिया। इस संपादकीय में
शिवसेना ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। इसमें यह भी कहा गया कि फडणवीस समेत पूरी महाराष्ट्र भाजपा जिस मानसिकता संक्रमण अवस्था से गुजर रही है, उसे देखते हुए उनसे दूसरी उम्मीद नहीं की जा सकती। फडणवीस ये भी कहते नजर आए कि जेल में राणा को सादा पानी इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आती है। ऐसा औछा बयान देना फडणवीस को शोभा नहीं देता। फडणवीस उन्हें दलित बोलने से पहले ये भी देख लें कि दलित कब से हो गई वो। उनका जाति प्रमाण पत्र जाली मिला है। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कई दौर की बैठक करने के बाद प्रशांत किशोर को कांग्रेस का ऑफर पसंद नहीं आया है। दरअसल 16 अप्रैल से अब तक प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के साथ आधा दर्जन से ज्यादा बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन नतीजा 0 निकला। प्रशांत किशोर ने हाथ का सामना और हाथ थामने के लिए मना कर दिया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से नहीं जुड़ने की जानकारी सबसे पहले पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और उनसे चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और उन्हें पार्टी में तय की गई जिम्मेदारी के साथ शामिल होने का न्योता भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हम उनकी कोशिशों और उनकी सलाह की सराहना करते हैं। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आई कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की बात सुरजेवाला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को इस ही ग्रुप का सदस्य बनाने का ऑफर मिला था, जो कि उन्होंने ठुकरा दिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व के साथ ही प्रशांत किशोर की किसी बड़े पद को लेकर बात चल रही थी, इसीलिए महज एक कमेटी का सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव पीके को रास नहीं आया। ऑफर से इनकार पर प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट किया और कहा कि मैंने कांग्रेस में शामिल होने का और चुनाव की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस को अभी मुझसे ज्यादा वक्त पार्टी को और पार्टी के नेतृत्व करने वाले और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। पद के अलावा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच उनका संगठन आईपैक आ रहा है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रशांत किशोर के उन नेताओं और पार्टियों से अच्छे रिश्ते भी हैं जहां कांग्रेस का उनसे सीधा मुकाबला है। तो वहीं नोएडा में कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना के 126 नए मरीज मिले। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 689 बताई जा रही है। बड़ी खबर बता दें आपको, यहाँ पर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही अब तक करीब 300 छात्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित हुए 100 मरीज भी स्वस्थ हो गए हैं इस दौरान, लेकिन जो स्थिति है चिंताजनक जरूर बनी हुई है। हालांकि अभी इतने ज्यादा मामले नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मामलों में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तक करीब 300 छात्र कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमित 100 लोग ठीक भी हुए हैं और इसी के साथ साथ कोरोना से जो संक्रमण है वो भी बढ़ता जा रहा है। नोएडा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी के साथ ही मास्क भी एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। नोएडा में जिले में कोरोना के 126 नए मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। और तमिलनाडु से बड़े हादसे की एक खबर सामने आ रही है। यहां मंदिर में जुलूस के दौरान करंट लगने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना तंजावुर जिले की है, जहां पर रथ जुलूस के दौरान ये घटना घटी है। बताया ये भी जा रहा है कि जीवित बिजली का तार एक कार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद ये घटना हुई। देखते ही देखते कई लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद अब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भी राहत बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि मंदिर में 94वां अपर गुरु पूजा उत्सव का कार्यक्रम हो रहा था। इस उत्सव में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। सड़कों पर पारंपरिक रथ यात्रा के दौरान एक बिजली का तार एक कार के संपर्क में आया, जिसके बाद करंट लगने से ये बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस के मुताबिक मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा से शुरू हुआ विवाद अब राणा दंपति बनाम शिवसेना की लड़ाई के रूप में
सामने आ रहा है। दरअसल शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने राणा दंपतियों पर डी गैंग से जुड़े होने का आरोप लगाया। राउत ने ट्वीट कर कहा है कि सांसद ने डी गैंग के सदस्य यूसुफ लकड़ावाला से लोन लिया था। हालांकि इस संबंध में अभी राणा दंपतियों की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। राउत ने ट्वीट कर पूछा है कि नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का लोन लिया था, जिसके जेल में ही मौत हो गई थी, और उसकी लकड़ावाला को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसकी वजह से डी गैंग से संबंध भी उसका सामने आया था। और राउत ने आगे बोला है कि मेरा सवाल ये है कि क्या ईडी ने इसकी जांच की है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आपको बता दें कि पिछले कुछ ही दिनों से मुंबई के सियासी गलियारों में हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जहां पिछले हफ्ते सांसद नवनीत राणा ने सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, तो वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने राणा दंपतियों को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले, जहां पर सपा का प्रतिनिधि मंडल आज बांदा पहुंचेगा। करीब दोपहर 12 बजे पहुंचेगा बांदा, और यहां पर सपा का ये प्रतिनिधि मंडल आज ही बांदा पहुंचने जा रहा है। दरअसल प्रशासन ने सपा नेता के मकान को अवैध बताया था और ब्रजेश प्रजापति के आवास को यह अवैध बताया गया। अवैध प्रशासन की इस कार्रवाई की जांच करने के लिए सपा का यह प्रतिनिधि मंडल आज बांदा पहुंचेगा, जिसके बाद इस प्रकरण की जांच भी की जाएगी। प्रशासन ने दरअसल सपा नेता के मकान को अवैध करार दिया था, जिसके बाद से ही ब्रजेश प्रजापति के आवास को अवैध बताया गया, जिसके बाद अब सपा का प्रतिनिधि मंडल बांदा में पहुंचेगा, जहां पर जांच की जाएगी। और इस कार्रवाई को लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल आज ही बांदा पहुंचेगा। और जैसे जैसे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे ही महिलाओं के प्रति सोच भी बदलती जा रही है। ऐसा ही एक अनोखा मामला महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिला, जहां पर एक किसान अपनी पोती के जन्म से इतना खुश हुआ कि उसने पोती को घर ले जाने के लिए बहू के मायके हेलीकॉप्टर भेज दिया है। पोती का जन्म होने पर उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए किसान ने मंगलवार को नवजात का हेलीकॉप्टर से घर ले जाकर भव्य स्वागत किया। घर वालों ने भी नवजात का नाम कृषिका रखा है। और आपको बता दें कि कृषिका अपनी मां के साथ ननिहाल में थी, जहां पर पोती और बहू को घर लाने के लिए किसान ने हेलीकॉप्टर बुक कर दिया। दरअसल पुणे के बालेवाड़ इलाके में निवासी अजीत पाडुरंग ने संवाददाताओं को बताया है कि वो अपनी पोती का भव्य स्वागत करना चाहते थे, और नवजात को उसकी मां के साथ ननिहाल से घर लाने के जब समय आया तो उन्होंने एक हेलीकॉप्टर ही बुक कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि बालेवाड़ी में किसान अजीत पुणे के शेवालवाड़ी स्थित बहू के मायके से अपने नवजात पोती और बहू को अपने घर धूमधाम से लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये भव्य आयोजन किया। और ऐसा ही ये मामला इसी महीने पुणे के खेड़ तालुका से भी देखने को मिला। यहाँ भी एक एडवोकेट ने अपनी बहू और पोती को हेलीकॉप्टर से घर ले आने की बात कही और भव्य फूल माला से उनका स्वागत किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ पर खरीफ सीजन में धान और अन्य फसलों की बुआई और उससे पहले किसानों के लिए एक राहत की भरी खबर आ गई है। आपको बताते चलें कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला हो सकता है। सब्सिडी बढ़ाने से किसानों को मिलने वाली खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे और उन्हें पुराने दाम पर ही खाद मिलना संभव हो सकेगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले साल जनवरी से ही लगातार फर्टिलाइजर्स की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते देश में खाद के दाम बढ़ने की आशंका है। साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते भारत में फर्टिलाइजर्स के आयात पर भी असर पड़ा है। ऐसे में फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर दाम बढ़ने से रोका जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक इस साल विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद फर्टिलाइजर्स की कमी नहीं रहने वाली है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस साल खरीफ सीजन में 354 लाख टन फर्टिलाइजर्स की मांग रहने की संभावना है, जबकि इसकी उपलब्धता 485 लाख टन रहने का ही अनुमान है।
इसमें घरेलू और आयातित दोनों ही तरह के फर्टिलाइजर शामिल हैं। फरवरी महीने में सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें भी फर्टिलाइजर्स पर मिलने वाली सब्सिडी में भारी कटौती का ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यूरिया सब्सिडी के लिए 63,222 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया था। तो वही खबर बिहार से है, जहां बिहार के नवादा में बढ़ती गर्मी के बीच 3 दिनों में ही 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 बच्चे शामिल हैं। साथ ही मंगलवार को हिसुआ की खुशबू कुमारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक जब तक कुछ समझ पाते तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। इसके पहले 2 दिनों में एक और मासूम 2 अन्य लोगों की मौत हुई, लेकिन रजिस्टर में उनका नाम दर्ज नहीं हो सका। बताया यह भी गया है कि इमरजेंसी में आते ही मरीजों को देखा गया था, लेकिन उसके बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, इसीलिए उनका नाम नहीं चढ़ाया गया है। इधर रजिस्टर में एंट्री नहीं होने और पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि मंगलवार को खुशबू से पहले जिस युवक की मौत हुई थी उसका नाम जो है विशाल बताया गया है। सदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज उल्टी और लूज मोशन और बुखार की शिकायतें लेकर आ रहे हैं। फिलहाल हीट स्ट्रोक के वजह से 2 मरीज सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। इसी दौरान अकबरपुर चंदौली के सोनू कुमार और वारिसलीगंज के देवेंद्र साहू का भी इलाज जारी है। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात शव मिला है। गोमती नदी के पास ये अज्ञात शव मिला है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, जहां पर अज्ञात शव गोमती नदी में मिला, जहां पर युवक का ये शव बताया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकाल लिया है। टी शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए मृतक मिला है और नीले रंग की टी शर्ट और काले रंग का हाफ पैंट इस मृतक ने पहना हुआ है। दरअसल महानगर थाना क्षेत्र में नदी में मिला है ये शव, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने शव की सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत ही मामले की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस शव को नदी से बाहर निकलवाया और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस जो शव मिला है उसमें मृतक ने नीले रंग की टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहनी हुई है और इसी बीच पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको कि अज्ञात कारणों की वजह से और अज्ञात हालातों में यह शव बरामद हुआ है, जिसके बाद अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है और शव की शनाख्त भी की जा रही है। तो अब रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहां पुलिस अपराधियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है। जिस दौरान पुलिस ने चोरों को रोकने की कोशिश की तो इसी दौरान चोरों ने भी फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें चोर घायल हो गया है, जिस पर पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।